हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेंटोर जी पर। आज पॉलिटी की ये 5th क्लास है और जैसे कि 4 क्लास पहले हो चुकी है, उम्मीद है आपने वो देखी होंगी। रेस्पॉन्स अच्छा मिला है, कमेंट आ रहे हैं, और जो भी कोई डाउट है आप कमेंट में उसका छोड़ दे करना, ठीक है। पॉलिटी हम उस इस तरह की पढ़ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें रटनी ना चाहिए। हम सोच रहे हैं क्लास में एक थ्योरी बेसिस आपको बताई जाए और एक स्टोरी बेसिस बताए, जिससे कि आपको फैक्ट कम रटने पड़े, दिमाग में डायरेक्ट एज अ स्टोरी के रूप में सारे के सारे फैक्ट आपको दिमाग में बैठ जाए। इसी तरीके से आगे क्लास होंगी, पॉलिटी की होंगी, फिर एक अनाउंसमेंट वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आने वाली है। उसमें कुछ चीज़ें नई हैं, तो नई किस तरह से है, क्या हमारी प्लानिंग है, किस चीज़ को एग्ज़ाम को लेकर हमारा टारगेट है और क्या हमारी आगे की रणनीति हैं, उस वीडियो में सारी चीज़ें हम डिटेल में एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। अभी जो हमारी चीज़ें हैं वो हैं पॉलिटी को लेकर, और पॉलिटी में जो हम पहुँचे हैं वो अभी हम स्टार्टिंग मतलब बेसिक ही पढ़ रहे हैं। बेसिक से मतलब ये है कि हम अभी नींव तैयार कर रहे हैं संविधान की, क्योंकि फैक्ट तो आपने लूसेंट से पढ़ लिए होंगे, और अगर आप नए हैं तो अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो और पीछे की वीडियो आपने देखते हुए आए हो, तो इस वीडियो को देखने का फ़ायदा तब है तब आपने वो पहली 4 वीडियो आपने देख रखी होंगी, ठीक है। आपको तब समझ में आएगा और अच्छे आएगा। लेकिन उम्मीद मैं ये करूँगा, अगर आप इस वीडियो से जुड़े हो तो उम्मीद ये है कि आपको पूरा का पूरा दिमाग में छाप दिया जाएगा और एक थ्योरी या एक स्टोरी बेसिस पे आपको दिमाग में छाप दिया जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें डिटेल में होंगी और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगे। क्रिस्टल क्लियर मतलब ये है कि जो भी चीज़ें बताई जाएंगी वो कन्फ्यूजिंग नहीं होंगी बाद में जाकर। अगर आप कहीं से भी फिर किताबें पढ़ लेंगे या आपने कहीं भी कोर्स से पढ़ेंगे तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको होपफुल है कि आप उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो भी हम टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं, या उम्मीद है आपको बाद में कोई टॉपिक पढ़ोगे तो वो सब क्लियर हो जाएगा, सही है। और उम्मीद ऐसी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर रहे होंगे, वीडियो को शेयर कर रहे होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटी की वीडियो सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो हमारा पॉलिटी ही है, ठीक है। पॉलिटी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और पॉलिटी आप कंपटीशन की भी तैयारी नहीं कर रहे हो ना, तो भी आपके लिए ज़रूरी है पढ़ना। अगर एक आप आम नागरिक हो तो आपके लिए फिर भी ये ज़रूरी सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको एक ऐसी भावना या ऐसे विचार या एक ऐसी अवधारणा पैदा करता है समाज में कि आपको कहीं ना कहीं ठीक है गलत का अच्छे से पता लग पाए। आप एक डिफरेंस एक क्रिएट कर पाएँ कि अच्छे और बुराई में क्या डिफरेंस है, और क्या हमारे लिए संविधान का महत्व है, और क्या हम देश के लिए आगे कुछ कर सकते हैं। तो पॉलिटी आप इस बेसिस से भी देखेंगे तो भी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है संविधान के स्रोत, मतलब सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। मतलब ये कि हमारा संविधान आपको पता है 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ है। कुछ लोगों का, कुछ विद्वानों का मानना था कि हमारा जो संविधान है वो एक रईसों की या संविधान सभा के जो मेंबर थे उनकी दिमाग की उपज है, मतलब उनका जितना दिमाग चला है उन्होंने इतना ही संविधान में लिखा है। कुछ कहते हैं कि ये उधार का थैला है। ये दोनों ही चीज़ एक तरफ रख के अगर हम इस पर विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हैं। ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे को रिलेट नहीं कर रही हैं। ये बहुत अलग चीज़ें हैं, और जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपको साफ तौर से दिखाई देगा कि ये उधार का थैला है, या कुछ लोगों की दिमाग की उपज है, या कुछ और विचार हैं, ठीक है। इसके पीछे कुछ और कारण रहा होगा जो हमारा संविधान ये 2 साल 11 महीने में बनकर तैयार हुआ है, या जो इसमें प्रावधान है वो किस तरीके से हैं और कितने हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो संविधान के स्रोत का मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे किसी देश में हमारा जो संविधान है वो किताब बनी है, उसमें बताया जाता है कि 60+ देशों से हमारे लिए उसमें से कुछ ना कुछ प्रावधान लिए हैं। जैसे कुछ प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिए हैं, कुछ प्रावधान हमने जो USA से लिए हैं, कुछ प्रावधान हमने आयरलैंड से लिए हैं, कुछ प्रावधान हमने कुछ और देशों से लिए हैं, जर्मनी से लिए हैं। उसका मतलब ये है कि जिस देश में जितने भी अच्छाइयाँ थीं उनके संविधान को पढ़ के, जितनी भी अच्छाई हमारे संविधान निर्माताओं को लगी, वो सारी ज़रूरी चीज़ें हम अपने संविधान में ऐड कर लिया। उसका ये मतलब है। कुछ बोलते हैं कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट का मतलब होता है कि कोई कंप्लीट चीज़ हमने उठाई और अपने में पेस्ट कर ली। ऐसा भी नहीं हुआ। मान लिया अगर कोई प्रोविज़न हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन से, किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो वो तब लिया है, पहले उसको पढ़ा है, फिर उसको परखा है, फिर उस पर ये बात करी है कि यार ये हमारे देश के लोगों को, या जैसी हमारे देश की हालातें हैं उसमें ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा।
या इससे हमारे देश को प्रगतिशील बनाएगा या नहीं, तब जाके वो हमने उस देश से लिया है, और बिल्कुल एज इट इज़ नहीं लिया है। ठीक है, जिन देशों से हमने संविधान के स्रोत लिए हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ नहीं लिए हैं, वो हमने अपने अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज करा है उनमें, तब जाके हमने वो इम्प्लीमेंट करे हैं। जैसे कि हम बात करेंगे कि अगर हम अभी तक अपने ही संविधान को पूरे लिखते और अपने ही सारे नियम और कानून अपने ही द्वारा लिखे होते, तो हो सकता है अभी तक हमारा संविधान बन के तैयार ना होता। ये सभी देशों से लिए हुए प्रावधान लेने के बावजूद भी हमारा 2 साल 11 महीने लग गए, मोटा मोटा 3 साल के करीब लग गया था। और अगर सोचिए कि अगर अब तक खुद लिखते या खुद कानून इम्प्लीमेंट होते या खुद हम अपनी तरफ से बैठ के सारे कानून पर डिस्कस करते और बनाते, या प्रावधान कहीं और देशों से नहीं लिए गए होते, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता। अब तक तो देश बहुत पीछे हो जाता। और मैं तो ये कहूँगा, आप अपनी राय बताओ कि जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक आपको चीज़ समझाऊँ कि किसी देश में भूखमरी की हालत थी, अब से 10 साल पहले किसी देश में भूखमरी की हालत थी, भारत में भी थी एक बार। तो मान लिया जैसे किसी ना किसी देश में, इटली की बात कर लेते हैं कि एक बार वहाँ भूखमरी के हालात थे, तो वहाँ की सरकार को कुछ ना कुछ करना था भाई। वहाँ की सरकार ने उस भूखमरी से निपटाने के लिए कुछ ना कुछ नियम या कानून बनाए या कुछ प्रावधान का प्रबंध करा। उनके पीछे क्या है भाई, प्रावधान वैसे नहीं बनते हैं, नियम या नियमावली ऐसी नहीं बनती है, उनके पीछे समय लगता है, पैसा लगता है, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा पावर लगती है। तो पहले उसको अपनी इस व्यवस्था को पहले देखा कि यार भूखमरी की हालत है, उस दौरान उन्हें दो साल लग गए उस प्रावधान को बनाने के लिए या उस एक्ट को बनाने के लिए कि कैसे हम भूखमरी से बचेंगे। 2 साल बाद हमें पता लगा कि जब हमने वो इम्प्लीमेंट करा या इटली ने वो इम्प्लीमेंट करा, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, अनसक्सेसफुल हो गया, कंप्लीटली अनसक्सेसफुल हो गया। वो उसका कहीं ना कहीं 1% भी प्रभाव नहीं पड़ा जिससे कि भूखमरी कम हो जाए। उसके चलते क्या हुआ कि वो फेल हो गया, पावर ख़राब हो गई, पैसा ख़राब हो गया, टाइम भी वेस्ट हो गया। फिर उन्हें फिर और समय लगा, क्योंकि भाई भूखमरी जैसी समस्याएं हैं तो उनसे तो निपटारा होना ही है, उनसे तो बाहर निकलना ही है देश को, तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ प्रावधान सरकार करेगी ही। फिर उसने फिर और पैसा लगाया, और ज़्यादा पावर लगाई, और ज़्यादा टाइम लगाया, और 5 साल बाद एक ऐसा एक्ट तैयार हुआ या एक ऐसा कानून बना जिससे उस समस्या का बिल्कुल खात्मा हो गया। तो एक बात बताइए, अगर आज या आने वाले कल में भारत में कोई ऐसी भूखमरी वाली समस्या आए तो सबसे सही क्या होगा? हम इटली के बनाए हुए कानून को लेंगे या पहले अपने ही देश में इस चीज़ को बनाएंगे, 3-4 साल लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, पावर लगाएंगे, टाइम लगाएंगे, उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? या वो सही है कि बना बनाया जो था इटली ने जो 5 साल कार्य किया उसका रिजल्ट हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेंगे? तो सब बोलेंगे कि हाँ सही यही है कि जो बना हुआ कानून है और हमें ठीक है, हमारे देश में वो पूरी तरह से लागू होने की कगार में है या अच्छा रिजल्ट आएंगे तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, सीधी सी बात है, इसमें कोई डाउट होनी नहीं चाहिए। तो वही है संविधान के स्रोत, इसलिए बोला जाता है उधार का थैला कि हमने बहुत देशों से लिए हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि एज इट इज़ भी हैं, कुछ ऐसी हैं कि छोटे मोटे उसमें चेंज करने पड़े हैं, लेकिन ये एक अच्छा कार्य है और ये एक प्रगतिशील देश के लिए ज़रूरी भी है। ये बेवकूफ़पंती या मूर्खता है कि हम अपना ही बैठ के खुद चीज़ें बनाएं। जैसे हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे सही क्या है, मान लीजिए हम प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ते हैं तो हम किरण की बुक क्यों लेते हैं भाई? खुद जाइए, एग्ज़ाम कलेक्ट करिए, वहाँ से क्वेश्चन आइए और अपना लिख के बनाइए। क्वेश्चन तो सेम ही है ना, रिजल्ट भी सेम आने हैं क्योंकि तुमने प्रीवियस ईयर वहाँ से करे हो बुक से या अपने लिखे हुए करे हो, रिजल्ट तो सेम आने हैं। तो स्मार्ट वर्क क्या होगा या अच्छा काम क्या होगा, या कि स्टूडेंट जो स्मार्ट है उसका क्या कार्य है कि बना बनाई जो हमें मटेरियल मिल रहा है उसको जो कंज्यूम करिए, उसको पढ़िए, उसको हम बार बार रिवाइज़ करेंगे, तब तक जो लिखते हैं उसके अपेक्षा हम कई बार रिवाइज़ कर लेंगे तब तक। तो ऐसी हमारी संविधान निर्माताओं ने किया कि जो कुछ चीज़ें अच्छी थी जर्मनी से थी वो जर्मनी से ले ली, यूएस से थी यूएसए से ले ली, आयरलैंड से थी आयरलैंड से ले ली, 60+ देशों से ली हैं। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को गलत ठहरा देंगे कि ये उधार का थैला है या एक अमीर लोगों की या संविधान सभा के लोगों की दिमाग की उपज है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हैं, ये बड़ा सोच समझ के लिया है। और आप एक चीज़ और देख लीजिए कि संविधान जो बना था जब पूर्ण रूप से जो हमारा लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। तब से और अब तक कोई दिक्कत आई? कभी देश में कोई घोर संकट आया? कभी किसी भी देश में, हमारे देश में या किसी और देश की ले लीजिए, कि
बहुत ऐसे देश हैं कि हमसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं और उनके संविधान भी कई बार फेल हो चुका है, वो दोबारा लिखते हैं, दोबारा बनाते हैं, लेकिन हमारा ही संविधान एकमात्र ऐसा है जो आज तक फेल नहीं हुआ और देश को प्रगति के रास्ते पर निरंतर चला रहा है। ये सिर्फ हमारा ही देश है। तो हम अपने संविधान निर्माताओं के लिए कुछ दो शब्द अच्छे ना बोलोगे तो बुरा भी नहीं बोलना चाहिए, मेरा तो मानना ये है, बाकी आपकी राय है। तो इसी हम सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने और देशों से लिए हैं और वो व्यवस्था क्या है और हमारे देश में उस चीज़ का क्या फ़ायदा है। ठीक है, रटने को तो ये एक पेज की है, PDF मेरे पास भी है, मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको डलवा दूंगा, आप वहाँ से उसे पढ़ लीजिएगा, रटना है तो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन करो और वो PDF पढ़ लेना, 10 मिनट की बात है। लेकिन जो चीज़ें हमें हमेशा के लिए रखनी है और एक कहीं ना कोई लोग आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहे और आपके दिमाग में वो बातें निकल जाए तो फिर क्या ही फ़ायदा पढ़ने का। तो चीज़ें ऐसी बताऊंगा कि आपके दिमाग में वर्षों तक रहें। ठीक है, कोई आपसे कुछ पूछे तो आप अच्छा और बुरा का जो अंतर देख पाएँ, इस तरीके से हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्रोत में सबसे पहले हमने कहाँ से और क्या लिया है। तो संविधान, भारत के संविधान में सबसे पहले जो स्रोत है या सबसे पहले जो हमने ज़्यादातर स्रोत लिए हैं या हमने जो नियम लिए हैं या जो चीज़ें ली हैं वो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। इससे सबसे ज़्यादा प्रावधान या इसकी सबसे ज़्यादा बातें हमने हूबहू अपने संविधान में लिखी हैं। ठीक है, और बताते हैं कि इससे हमने लगभग 200 प्लस कानून तो बिल्कुल कॉपी कट है। ठीक है, या यहाँ से डायरेक्ट ही इम्प्लीमेंट हुए हैं 200 प्लस। अब आप पूछेंगे सर इतने क्यों हुए हैं। अब आप एक बात सोचना कि भारत शासन अधिनियम 1935 की बात हम करते हैं, 1935 में सभी पता है किसका शासन था, अंग्रेजों का था। तो ये जो अधिनियम है ये भी अंग्रेजों ने बनाया होगा। हाँ ठीक बात है, अंग्रेजों ने बनाया होगा। तो क्या सर इसमें अंग्रेजों ने तो हमारे खिलाफ बहुत अत्याचार किए हैं। हाँ अत्याचार किए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा भी किया होगा ना। मैं आपको गिनवाऊँ क्या किया था। देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो हमें दोनों को पढ़ना चाहिए, उसके बाद हमें तर्क और निष्कर्ष निकालना चाहिए। ठीक है, पहली बात ये कि सती प्रथा थी, आपने पढ़ा, दास प्रथा थी, ठीक है, बाल विवाह था, ये सारी चीज़ें थी। पहले कुप्रथा थी हमारे समाज में, अंग्रेजों से पहले चली आ रही थी। ठीक है, ये हमारे ही समाज में जन्म हुआ था इनका, अंग्रेजों ने नहीं किया था। तो इन समस्या को निपटारा किसने करा भाई, अंग्रेजों ने करा। हाथ था या बैक में हिंदू या भारत के नेता थे या महान हस्ती थी, लेकिन जो ख़त्म किया वो अंग्रेजों ने किया था। इस बात को आपको मानना होगा। कैसे, एक बार बताइए, जैसे आज भाजपा सरकार है और आप कुछ ना कुछ आंदोलन करना चाहते हैं कि समाज में सुधार हो, सुधार आप लाएंगे, लेकिन मोहर जब तक नहीं लगेगी तब तक हर आदमी उसको नहीं मान सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कहीं ना कहीं भाजपा का भी हाथ होगा, वरना भाजपा भी उठाएगी और भगा देगी। तुम आंदोलन करते हो तो भगा देगी, नहीं भगा देगी। तो इसका मतलब ये है कि जब भाजपा सरकार चाह रही है तभी तो वो इम्प्लीमेंट हुआ है, तभी तो वो हटा है, तभी तो देश से अच्छाइयाँ बुराइयाँ को जो है आना जाना हुआ है। ऐसे ये था। तो जो भारत शासन अधिनियम में चीज़ें थी, मैं ये नहीं मानता कि वो 100% सारी सही थी, लेकिन वो 200 प्लस सही थी, इसीलिए वो हमने इम्प्लीमेंट किए। क्योंकि यार बनाने वाले, संविधान सभा को बनाने वाले तो हम ही थे, फिर हम बुरी चीज़ें क्यों लेते हैं, या जो हमारा अत्याचार अंग्रेजों ने किया है हमको क्यों अपने ऊपर जो थोपते ऐसे के ऐसे ही कि आजीवन हम पे तो यही चलेंगे। हम तो उनसे छुटकारा चाहते थे, तो उनकी चीज़ें वहीं फाड़ के फेंकते, हम अपने हिसाब से लेके लेते थे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। संविधान सभाओं के जो निर्माता थे, जो लेखक थे या जो विद्वान थे, उन्होंने 200 प्लस प्रावधान लिए हैं डायरेक्ट भारत शासन अधिनियम से। इसका मतलब इतने चीज़ें अच्छी थी तब भी। और मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिए हैं कि अंग्रेज़ों ने ये काम भी किए हैं हमारे साथ। सती प्रथा का अंत किया है, बाल विवाह ख़त्म किया है, ये सब अंग्रेज़ों ने किया था। ठीक है, उन्होंने सरकार ने किया है, भारतों के हाथ था, मैं मानता हूँ, लेकिन बिना उनके नहीं होना था कुछ भी। इस बात को भी आप मानने के चलना। ठीक है, तो इसका एक कारण और हो सकता है। जैसे एक कारण तो मैंने बताया कि ये 200 प्लस जो हैं ये हमें अच्छे लगे या हमारे देश को प्रगति पर ले चलते, इसलिए हमारे निर्माताओं ने ये अपने ही एज इट इज़ ले लिए हैं। दूसरा कारण ये था कि यार 200 साल इन्होंने शासन किया है, इन्होंने 200 साल
शासन किया है, और 200 साल कोई भी चीज़ शासन प्रशासन करे तो आपको उसकी आदत होगी नहीं होगी। और मैं बताऊं, आज आपसे कह दूं कि भारत को छोड़कर अंग्रेज जा रहे हैं और आज आपसे ये चीज़ें बिल्कुल विपरीत होंगी। इसका मतलब ये है कि हम अभी आज़ाद हुए, हमें 25 और 50 75 साल हुए हैं, और मैं अभी बोलूँ 75 साल से ही की आदत बता रहा हूँ मैं, 200 साल की छोड़ो, 75 साल की ही आदत मैं आपको बताऊँ कि सिग्नल होते हैं, रेड लाइट होती हैं, रेड मतलब रुकना होता है, ग्रीन मतलब चलना जाना होता है। हमने ये देखते आ रहे 75 साल से। अगर मैं आपको आज यहाँ खड़ा होकर ये बोल दूँ कि भाई रेड लाइट का मतलब जाना होगा और ग्रीन लाइट का मतलब रुकना होगा, तो आप ईमानदारी से बताइए कितने लोग इसको फॉलो करेंगे, या कितने दिन में इसको हम चेंज कर लेंगे। अरे हम तो ये तक चेंज नहीं कर पाते कि अब 2023 से 2024 के 3 महीना जा चुके हैं। अगर मैं तुमसे डेट लिखवाऊँ तो तुम कोने में 24 की जगह 23 लिखोगे, जो कि सिर्फ आपने 1 साल ही किया है ये काम। 23 लिखने का काम 1 साल तक किया है बस। उसके बावजूद भी आप 1/4 हिस्सा अगले साल का इस चीज़ में निकाल देते हो, उस आदत को बदलने में। तो अब बताइए 200 साल की आदतें आप कैसे एकदम बदलती। तो ये भी कारण था कि इससे सबसे ज़्यादा प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में लिए हैं, 200 प्लस। एक कारण ये भी था, ठीक है। तो हर चीज़ का अपना अपना एक नियम होता है, इसलिए ही संविधान सभाओं के जो निर्माता थे, उन्होंने ये भी सोचा कि यार एकदम से उखाड़ फेंकना इसकी सारी नीतियों को, अंग्रेजों की को, तो हमारे देश में कहीं ना कहीं अशांति का माहौल हो जाएगा, कहीं ना कहीं चीज़ें ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो उसको थोड़ा सा बनाने के लिए या उसको थोड़ा सा आदत में रखने के लिए हमने सबसे ज़्यादा इससे प्रावधान लिए हैं कि ताकि वो चीज़ें हमारे अभी भी धीरे धीरे एकदम ना छूट पाएँ। तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसकी आदत बन जाए कुछ समय बाद, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम से जो मुख्य चीज़ थी, वो पहली चीज़ जो थी वो ही संघीय व्यवस्था। अब एक बात और बता दूं, देखिए ये जो चीज़ें लिख रही हैं ये सारी चीज़ें एग्जाम में एज इट इज़ आ जाती हैं, और अगर आप कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की बताऊं तो ये चीज़ें डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है। 100% लिख के दे रहा हूँ कि यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर में भी, मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन या तो एक तरीका आप इनको रट लीजिए, या एक तरीका मैं आपको इनको एक्सप्लेन करूँ, मर्जी आपकी है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके चलूँगा, क्योंकि आपको ये नहीं रटना पड़े कि ये तो रट लिया संघीय व्यवस्था है, भारत शासन अधिनियम से ये व्यवस्था ली थी, राज्यपाल कार्यकाल लिया, शक्तियों का वित्व का 3 सूचियों को बंटवारा किया, ये तो आप रट लोगे। लेकिन इनको है क्या, कोई पूछे कि है क्या, तो ये भी तो बताना चाहिए ना। तो मैं डिटेल में आपको ये चीज़ें बताऊँगा। अगर जिसको ये वीडियो पूरी देखनी है, इसका मतलब ये वो डिटेल में पढ़ेगा और उसका फिर लटने की जरूरत नहीं है, और इंटरेस्ट आएगा। मैं वादा कर रहा हूँ इस वीडियो में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। और जो बोलेगा कि सर नहीं हमारा तो इतना काम हो रहा है, तो इस वीडियो को यहीं रोक दो और इसे एक पेज को उतारो और 10 मिनट रिवाइज करो और चले जाओ। दोनों तरह से मैं बता रहा हूँ, वीडियो पूरी देखनी आपकी मर्जी है, और यहीं रोकनी है तो भी आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, ये भी गारंटी है। दोनों तरह से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 से निम्नलिखित में से किस प्रावधान या किस नियम या कानून को नहीं लिया गया भारत संविधान में। तो 3 ऑप्शन ये दे देंगे, एक ऑप्शन अलग दे देंगे, आपको टिक करके निकल जाना है, क्वेश्चन सोल्व, बात खत्म। लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं किस चीज़ आपको दिमाग में रखनी है और एक इंटरेस्टिंग वे में आपको पॉलिटी पढ़नी है और लंबे समय के लिए पढ़नी है, तो वीडियो को पूरा देख लो, आपकी मर्जी है, मैं तो आपको आगे वहाँ रोक नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। तो मैं आपको एक चीज़ का जो है स्टार्टिंग करता हूँ। पहला जो है हमारा संघीय व्यवस्था है, ठीक है, संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था मतलब फेडरल सिस्टम। संघीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? अगर आपने कहीं अब से पहले पढ़ा है या कहीं किताब में रहा हो, तो संघीय व्यवस्था आप क्या पढ़ते हो? संघीय व्यवस्था से आप ये मुझे मोटा मोटा बता दीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम आपने अब से पहले पढ़ रखी हूँ, तो कमेंट करके बताओ, ना दो अब पढ़ो, अब इसके बाद बताना कि चीज़ें कैसे समझ में आई और कैसे हम बिल्कुल क्लियर कर पाएँ इस टॉपिक को। संघ का मतलब होता है, देखो एक चीज़ तो आपको बिल्कुल दिखाई दे रही है कि संघ का मतलब होता है एक से ज़्यादा। संघ को आप झुंड भी बोल सकते हैं। संघ जब बोलते हैं कुछ चीज़ें लिमिटेड हो, झुंड जब बोलते हैं जब चीज़ें अनलिमिटेड हों, ठीक है।
झुंड का मतलब होता है कि चीज़ें नहीं गिनी जाती हैं, संघ का मतलब होता है जो चीज़ें गिनने योग्य हों, मतलब एक से ज़्यादा हो, मोटा मोटा तो हो रहा है। तो हमारे भी भारत में संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम मतलब होता है दो पिलर होते हैं या दो स्टेज होती हैं। एक स्टेज होती है ऊपर केंद्र सेंट्रल लेवल पर, एक होती है स्टेट लेवल पर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि एक सरकार काम करती है केंद्र सरकार के रूप में और केंद्र पर पूरे भारत पर, और एक करती है राज्य। कितने राज्य हैं? 28, और कितने यूटी हैं? 8। तुम बताया तो 28 राज्य 8 यूटी, इन पे काम करेंगे अलग अलग, तो ये हो गया स्टेट लेवल। एक करेगी सब पे, जैसे केंद्र सरकार बोलते हैं मोदी सरकार या भाजपा सरकार, इसका मतलब प्रधानमंत्री जो मोदी हुआ वो किसका? केंद्र या सेंटर का आदमी हुआ। बाकी ये योगी सरकार, खट्टर सरकार या ये और बहुत सरकार है, हर राज्य में अलग अलग सरकार है, तो ये सरकारें जो हैं ये हमारी राज्य लेवल पर काम करती हैं, ठीक है। तो इन सरकारों के बीच जो बंटवारा हुआ था, बंटवारा मतलब जब ये दो पिलर हैं तो इनका काम भी अलग अलग होगा, ठीक है। काम मतलब जो केंद्र सरकार का काम है वो केंद्र सरकार करेगी, कुछ काम ऐसे हैं कि राज्य सरकार करती है, कुछ काम ऐसे राज्य सरकार करती है। लेकिन जो 28 राज्य जो हैं हमारे और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सबको नियंत्रण करती है, वो हमारा नियंत्रण करती है केंद्र सरकार। मतलब कहने का ये है कि हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इस संविधान में जो सरकार का बंटवारा है या जो चलाने की व्यवस्था है वो 2 टायर है, मतलब 2 टायर, मतलब कि एक अपर लेवल है, एक लोअर लेवल है। मतलब एक केंद्र सरकार में काम करेगी और एक राज्य सरकार के लेवल पर काम करेगी, इसका चीज़ होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं बताऊं तो वित्त आयोग होता है, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। वित्त आयोग का मतलब है कि वित्त आयोग से एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाता हूँ कि वित्त आयोग क्या काम करता है। जैसे भारत की सरकार को या गवर्नमेंट को कोई आमदनी हुई है, मान लिया 100 रुपये आमदनी हुई है केंद्र सरकार को, ठीक है, या भारत सरकार को बोल लीजिए आप, तो ये तो होगी केंद्र की सरकार और ये होगी छोटे छोटे हमारे राज्य सरकारें। तो इसमें 100 रुपये हुए, तो इन 100 रुपये को कैसे बांटना है, किस लेवल पे बांटना है और किस किस रेशो में बांटना है, वो सारा काम फाइनेंस कमीशन करता है। तो फाइनेंस कमीशन कैसा हुआ? फाइनेंस कमीशन कैसा हुआ? इनके बीच इसके वितरण का बंटवारा करता है ना, पैसों का वितरण करता है। इसका मतलब ये है कि आप बोल सकते हैं कि फाइनेंस कमीशन है तो सरकार द्विसदनीय है। द्विसदनीय मतलब ये है कि दो उसमें बटी हुई है स्टेज में, एक सेंटर और एक स्टेट उस पे लेवल पे, सॉरी, ठीक है। तो अगर वित्त आयोग चाहेगा तो ये बताएगा कि भाई 50 रुपये तो केंद्र सरकार को रखने हैं और बचे हुए 50 में से भी 2 रुपये यूपी को, 3 राजस्थान को, 5 महाराष्ट्र को, ऐसे ये सारी चीज़ें करता है हमारा वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है कि फेडरल सिस्टम या संघीय सरकार को व्यवस्था को समझना है तो ये चीज़ें समझनी होंगी कि हर चीज़ को बीच में बंटवारा करना या हर उस चीज़ का एक निष्पक्ष बंटवारा करना, निष्पक्ष बंटवारा करना ही संघीय व्यवस्था होती है। व्यवस्था तो 2 बना दी, स्टेज तो 2 बना दी, लेकिन वो काम कैसे करेंगी, किस लेवल पे काम करेंगी, कैसे काम करेंगी। संघीय व्यवस्था का मेन मकसद यही था, जो व्यवस्था हमने हूबहू भारत शासन अधिनियम 1935 से ली है, ठीक है। ये व्यवस्था हमारी इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसी देश पर या इसी ढांचे पर हमारा पूरा संविधान टिका हुआ है, या हमारी पूरी सरकार टिकी हुई है। पूरा देश चलता है इसी व्यवस्था पर, केंद्र और राज्य के बीच में ही। कहीं ना कहीं जो बातें होती हैं वो इंटरकनेक्शन इनसे होता है, केंद्र और राज्य। कहीं ना कहीं इनकी बात बिल्कुल सेम फेज में हो जाती है, कहीं ना कहीं ये ऑल्टरनेट हो जाती हैं या बिल्कुल अपोजिट हो जाती हैं, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि जिससे मान लिया केंद्र सरकार या केंद्र में जो सरकार है भाजपा की है, तो जो यूपी में सरकार है वो भी भाजपा की है। तो बोलते हैं ना, तुमने देखा हो कि डबल इंजन सरकार है। डबल इंजन मतलब ये है कि जो ऊपर सरकार है, केंद्र में जो सरकार है वो भी, और जो पीछे सरकार चल रही है राज्य में वो भी सेम है। तो डबल इंजन की सरकार इसलिए बोलते हैं कि जो केंद्र में और राज्य में सेम सरकार हो जाती है, तो उसमें निर्णय या काम जल्दी होंगे एज़ कम्पेयर टू, जैसे मान लिया राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, तो इनमें थोड़ी सी अनबन होती होगी। भाई राजस्थान राज्य में जो सरकार है वो कांग्रेस की है और केंद्र में भाजपा बैठी है, तो इनमें कहीं ना कहीं
तालमेल इतना अच्छा नहीं होगा जितना का यूपी राज्य में और हमारे केंद्र में बैठी हुई सरकार में है, क्योंकि सेम है बिल्कुल दोनों। तो इनके ही सिर्फ बंटवारे को लिए या इन चीज़ों को जो है मेंटेन करने के लिए या मेंटेनेंस के लिए हमने वित्त आयोग जैसी संस्था का जो है काम या इस्तेमाल किया है, इसी चीज़ को कम करने के लिए कि इसमें विवाद ना हो, इनका निष्पक्ष बंटवारा हो सकती होगा। ये लाइन बहुत ज़रूरी है कि केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का निष्पक्ष व बराबर बंटवारा। ऐसा नहीं है किसी को ऐसे कम दे दिया है, अपनी सरकार है तो यूपी में अपनी सरकार है तो अपना दे दिया, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि जो वित्त आयोग होता है उसकी जो स्थापना है या उसका जो मिनिस्टर है या उसमें जो बैठे लोग हैं वो ऐसा नहीं होने देंगे। वो हर चीज़ को, हर राज्य को हर उसी सेम रेशो में देंगे जिस रेशो में उनकी ज़रूरत होगी। जैसे यूपी में 4 रुपये की ज़रूरत है तो वो 4 रुपया देंगे, राजस्थान में सिर्फ 5 किया तो सिर्फ 5 दे देंगे, उस कहीं और ज़्यादा है तो और दे देंगे, ठीक है। तो वित्त आयोग का काम यही है कि वो हमारी शक्तियों को और काम का, वो कार्यों का निष्पक्ष और संपूर्ण बंटवारा करवा सके। ये हमारी बात हुई थी पहली, किसकी, संघीय व्यवस्था की, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए दूसरा जो टॉपिक पॉइंट है राज्यपाल का कार्य, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, कार्यकाल है ये, ठीक है, कार्यपाल लिख दिया मैंने, कार्यकाल, ठीक है। इसमें कोई ऐसी समझाने वाली बात नहीं है। राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल का सीधा सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का आदमी बैठा दिया जाता है, एक जो हमारा एक राज्य का हेड होता है, ठीक है, जो संवैधानिक मुखिया होता है राज्य का, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोलते हैं इसको हम, संवैधानिक मुखिया। इसका मतलब ये है ये संविधान के रखरखाव के लिए होता है। जैसे हमारे पूरे भारत में जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, तो उस लेवल पर राष्ट्रपति होगा। फिर वही बात है फेडरल सिस्टम वाली की, 2 उसमें बटा हुआ है देश, केंद्र में और राज्य में, मतलब एक मुखिया और एक उसके सब मुखिया। इसका मतलब जो वहाँ पे बैठा हुआ है संवैधानिक मुखिया वो कौन है, प्रेसिडेंट है, जो पूरे भारत के ऊपर है। वो जो राज्य में अलग अलग 28 राज्यों में बैठे हुए हैं वो है हमारे राज्यपाल, जो संवैधानिक मुखिया हैं, ठीक है। तो उसके कार्यकाल की बात हो रही है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा कोई सीखने वाली चीज़ नहीं है। बाकी जब राज्यपाल हम पढ़ेंगे तो उसमें चीज़ें हम ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये चीज़ें मैं आपको एक तरीके से एक शॉर्ट वो दे रहा हूँ नॉलेज की, इसके बारे में आपको समझ में आ जाए कि ये चीज़ें लिखी क्या है, न्यायपालिका का ढांचा क्या है होता है, ये चीज़ें बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको न्यायपालिका पूरा पढ़ा रहा हूँ, ये जुडिशियरी की पूरी जानकारी दे दी, नहीं। वो जब जुडिशियरी चैप्टर आएगा तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी कमेंट मत करना कि यार जुडिशियरी सिर्फ इतना नहीं है, सिर्फ मैं तो बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इस बेसिक नॉलेज के अनुसार ही आपको अभी से चीज़ें, आपको ये नहीं करनी है कि हम जुडिशियरी कोई भी सवाल सोल्व कर लेंगे, अभी नहीं होगा आपसे। बस मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जिससे कि आपको इंटरेस्ट आपका थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। और हाँ, इतना ज़रूर है कि आपको इस समझाने के बाद एक जुडिशियरी की बेसिक नॉलेज हो जाएगी, जो आप कहीं भी किसी के सामने कुछ ना कुछ बता सकते हैं, बोलने की आपकी शक्ति पैदा हो जाएगी। तो ये चीज़ें हो गई थी राज्यपाल का कार्यकाल। दूसरा जो हमारा तीसरा हमारा आया है शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ। अब यार एक चीज़ अभी मैंने बताई कि हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है, इसका मतलब 2 स्तर पर हमारी सरकार होती है मोटे मोटे, एक तो केंद्र में और एक राज्य में। जो केंद्र की सरकार होती है, जो राज्य की सरकार होती है, उनके पास काम करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें दी होंगी कि आपको इस पे काम करना है, आपको इस पे करना है, आपको ये नियम बनाने हैं, आपको ये नियम बनाने हैं, ये चीज़ें होंगी। तो उसी के बंटवारे के लिए या उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे ही संविधान में सूचियाँ 3 हैं। क्या सूचियाँ हैं? 3 सूचियाँ हैं। एक तो राज्य सरकार के लिए हो गया, एक केंद्र सरकार के लिए हो गया, तो तीसरा किसको है? तीसरा उसके लिए है कुछ प्रावधान ऐसी हैं जिस पे शक्ति उन दोनों की है। जैसे राज्य की भी शक्ति है उस पर और केंद्र की भी शक्ति है। मान लीजिए कुछ टॉपिक तो यार ऐसे हैं, मैं भी लिखाऊंगा कि उनमें सिर्फ और सिर्फ कानून जो है वो राज्य सरकार बना सकती है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि उनमें कहीं ना कहीं जो वो है लॉ है या कानून है वो सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। लेकिन कुछ कानून ऐसे भी हैं जिनमें दोनों सरकार का एक साथ बैठ के और उन पे जो है कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम तीसरे पॉइंट को अभी डिटेल में बताऊंगा। क्या है ये? सूचियाँ।
कितनी बताई थी मैंने अभी? 3। एक केंद्र सूची मतलब सेंट्रल लिस्ट, एक है हमारी राज्य सूची मतलब स्टेट लिस्ट, और तीसरी हमारी समवर्ती सूची मतलब कॉन्करेंट लिस्ट। ये हमारी क्या हुआ? स्टेट लिस्ट, और ये हमारी सेंट्रल। देखिए जब संविधान बना था या मूल संविधान में ये विषय अलग अलग थे, या आप बता लीजिए आप कैसे बोल सकते हैं कि जो इसको बनाने की शक्ति थी उनके विषय जो थे वो हमारे अलग थे, इनके लिए विषय अलग थे और इनके लिए विषय अलग थे। ये बदलते रहते हैं। जैसे मैं बता दूं कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 चीज़ें हैं, उनके लिए तुम नियम बना सकते हो बस। फिर मैं इनको बोलूँगा तुम्हारे पास सिर्फ 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनका मैं नाम बताऊँ, जैसे पुलिस है, बल है, लॉ एंड ऑर्डर है या भूमि है, इन पर सिर्फ तुम कानून बना सकते हो। तो ऐसे जो ये होते हैं इनको बोलते हैं हम कि जब मूल संविधान था हमारा, जो मूल संविधान हमारा बना था, तो तब उनके पास अलग सब्जेक्ट थे, अलग विषय थे, कम विषय थे या ज़्यादा थे, वो बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन उस टाइम नंबर उनका कम था, ज़्यादा था, अलग अलग थे, ये बदलते रहते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी उसकी बात करूँगा सबसे पहले सेंट्रल लिस्ट की। इसमें कौन कौन से हमारे विषय हैं? जैसे पहला सेना, ठीक है, सेना आर्मी बोलते हैं जिसको हम। दूसरा बैंकिंग, ठीक है। तीसरा आरबीआई। फोर्थ उड्डयन मतलब एविएशन, उड्डयन, ठीक है। और आप बताओ कौन कौन से हैं? सीबीआई। कुछ विषय और भी हैं, और ऐसे ऐसे टोटल कितने विषय हैं? 98। ये मैं करंट की बात कर रहा हूँ। 98 सब्जेक्ट ऐसे हैं। इसके पास 59 हैं ऐसे। 5 तो ये हो गए, मतलब अभी 93 सब्जेक्ट और ऐसे हैं इनके पास जिन पर इनको अधिकार है इन पे कानून बनाने का। ठीक है, जैसे मैं अभी 1-2 और आपको लिखवा देता हूँ। जैसे छठा मैं लिख दूँ रेलवे, 7वां लिख देता हूँ यहाँ पे सिटीजनशिप, CA, जिसका भी फिलहाल गर्मा गर्म चल रहा है मामला, सिटीजनशिप। तो ऐसे ऐसे इनके पास 98 सब्जेक्ट हैं या 98 विषय हैं, जो कि ये इन पर कानून बनाने का अधिकार पूरा केंद्र सरकार के पास है। इसमें कोई राज्य अपना हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना ही राज्य की मानेंगे और ना ही राज्य ऐसा करने के लिए बाध्य है, या राज्य कोई ऐसा इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ इसके विषय हैं केंद्र के, तो केंद्र इन पर कानून बना सकता है। जैसे आपने देखा होगा सेना में, आर्मी में जो नियम होता है वो राज्य बना देखा था। कभी यूपी ने बना दिया हो कि भाई हमारी आर्मी आज से ऐसी होगी, नहीं बना सकता, केंद्र बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी। कुछ भी लेके, छोटी चीज़ से लेके बड़ी तक, वर्दी, सैलरी, उनका कहाँ प्रमोशन है, कितने टाइम में होना है, या कहाँ इनकी ड्यूटी लगनी है, सब चीज़ें वो हमारी डिसाइड करेगी केंद्र सरकार। वहीं इनके हम नियम और कानून में अदल बदल कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। बैंकिंग में कर लीजिए, आरबीआई में कर लीजिएगा। आरबीआई का मतलब है, बैंकिंग का मतलब है, जैसे नोटबंदी की बात करेंगे हम, बताओ मोदी ने करी या योगी ने करी? सब पता है मोदी ने करी, आज रात 12 बजे से, ये बात आपको पता है ना, मोदी ने करी। तो ये भी हमारा क्यों करी? क्योंकि ये विषय हमारा सेंटर का है, मतलब केंद्र सरकार का है, भाजपा सरकार का विषय था ये भी, इसलिए यहाँ से करा है। ठीक है, फिर सीबीआई की बात कर लीजिए। सीबीआई और ईडी की तो खैर आप क्या ही बात करेंगे। ऐसी रेलवे की बात करें, नई रेल चलनी है, कहीं उद्घाटन होना है, कहीं वंदे मातरम एक्सप्रेस का उद्घाटन हो रहा है, सब केंद्र के मंत्री करते हैं या केंद्र सरकार के आदमी करते हैं, मोदी करते हैं, सब गरीबन काटते हैं, किसमें कितने बोगी होंगी, कहाँ रेल पलटी है, किस पटरी में बदलाव होगा, सब वो करेंगे। अगर राज्य करने लगे ना तो आना जाना बंद हो जाएगा। आज भाजपा की सरकार यूपी में है तो कांग्रेस वाले राजस्थान में जाने के सब रेल रोक देंगे। यही कारण है कि ये चीज़ें सेंटर के पास है, और ये सारे प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में है।
तो इनकी सोच देखना आप। और ये कहाँ से लिए हैं? ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। तो आपको, आप मुझे ये बताइए, ये सही लिए हैं गलत लिए हैं? फिर सही लिए हैं, जब तो आज तक काम चल रहा है इनसे, जब तो आज तक काम चल रहा है इनसे। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमने सही लिए हैं, इसलिए इनसे काम चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेंगे सिटीजनशिप की। CAA, इसे कौन लेकर आया? इसे केंद्र सरकार लेकर आई थी, केंद्र में हुआ था, गृह मंत्री अमित शाह जी लेकर आए थे इसको, क्योंकि ये विषय ही सेंट्रल था, मतलब केंद्र का विषय था, ये केंद्र सरकार का विषय था। सही है, तो ये चीज़ें ये हैं सब्जेक्ट 98 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमारे केंद्र सरकार के हाथ में, और केंद्र सरकार इन पर कानून या नियम बनाने की पूरी ना पूरी व्यवस्था कर सकती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अब स्टेट लिस्ट के पास। इसके पास कितने सब्जेक्ट हैं? इसके पास हमारे 59 सब्जेक्ट हैं। पहले कुछ कम या कुछ ज़्यादा ऐसा हुआ करते थे, ये चेंज हो जाते हैं, कई बार चेंज हो चुके हैं। जैसे पहले इनके पास जो थे हमारे 100 थे, अब घट के ये हो गए, कम हो गए। ठीक है, तो ये कोई मामूली जाहिर सी बात है कि भाई ये हमारे ये मूल संविधान में ऐसा नहीं लिखा था कि इस पे बाद सिर्फ 100 ही रहेंगे या इतने रहेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है संविधान संशोधन करने की विधि हमारे पास है, संसद के पास है, तो हो जाता है वो सारी चीज़ें। तो 59 सब्जेक्ट हैं। जैसे कि आप रिलेट करते चलना, पुलिस, ठीक है, भूमि, स्टेट लोक सेवा आयोग, जैसे स्टेट बोलते हैं ना लोक सेवा आयोग, लोक सेवा, जैसे एक UPSC होती है, एक SPSC होती है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एक UPSC होती है वो केंद्र सरकार या सेंट्रल लेवल पर होती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यहाँ SPSC होती है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको इसके पास है। और एक हो गया हमारा हेल्थ। ठीक है, ये हमारे कुछ विषय हैं, जैसे 4 विषय मैंने लिखे हैं, ऐसे 59 सब्जेक्ट हैं हमारे जो है राज्य सरकार के पास, जिन पर वो अपना कानून या नियम बना सकते हैं, अपने अनुसार उनमें फेरबदल कर सकते हैं। जैसे पुलिस है, यूपी पुलिस अलग चीज़ है, गुजरात अलग है, भर्ती इनकी यूपी की अलग होती है, जैसे अभी चल रही है, गुजरात की अलग चल रही है। और क्या फ़र्क है हर चीज़ में, यूनिफॉर्म, सैलरी। और जैसे राजस्थान की अगर बात करूँ मैं, राजस्थान जो पुलिस का ट्रेनिंग पीरियड है वो 2 साल, और सैलरी 15 से और 18,000 रुपये करीब हमारी मिलती है। ठीक है, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है, यूपी में 9-10 महीने में ट्रेनिंग हो जाती है, सैलरी ज़्यादा है, क्योंकि ये राज्य के विषय हैं, राज्य अपने हिसाब से इनको चेंज करेगा। और दक्षिण उसकी वेस्ट बंगाल की तो यूनिफॉर्म भी वाइट है पुलिस की, तो ये इसलिए तो है क्योंकि वो अपने आप हिसाब से जो कानून बनाएंगे। कल को ये उत्तर प्रदेश कहने लगा भाई जूते तो गुलाबी होंगे, टोपी हमारी लाल होगी और पैंट हरी होगी, हो सकती है भाई, अगर राज्य सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है, उसमें केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती, ये विषय इसका है। अब भूमि पर आ जाइए, भूमि में कहीं से जो किसान फैमिली से उन्हें पता है बिस्वा है, हमारे गांव में 5 बीघे का बीघा है, हमारे पड़ोस में 7 का है, कहीं पे ज़्यादा का है, कहीं एकड़ चल रहा है, कहीं हेक्टेयर चल रहा है, कहीं किला चलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसलिए तो हैं क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें हैं, वरना अगर सेंटर के पास होता तो सेंटर बोलते कि सब ज़मीन जो है ये सब हम हेक्टेयर में होगी, किसी कोई गांव के, किसी राज्य की या किसी की अलग नहीं होगी, ये सिर्फ हमारी एक ही उस पर नाप पे चलने वाली हैं। लेकिन यहाँ अलग अलग हैं, कारण वही कि राज्य की सरकार का विषय है। ठीक है, राज्य सूची में आता है। जैसे हेल्थ है, हेल्थ में जो है अभी जैसे दिल्ली में वो है मोहल्ला क्लिनिक है, वो दिल्ली सरकार का है। और यूपी में बहुत ऐसी हैं, जैसे हमारे ये कार्ड वगैरह होते हैं हेल्थ के लेके, ये हमारी राज्य सरकार बनाती है ना अपने आप, वो केंद्र के अंडर नहीं आते हैं। ठीक है, वो फेरबदल में कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमारे अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर लड़की होगी तो उसको 20,000 मिलते हैं, ऐसा कुछ करके है, स्कीमें हैं। तो वो राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र या गोवा उनमें नहीं हो सकता। ठीक है, वो जरूर नहीं है वहाँ हो, ये यहीं पे है क्योंकि राज्य ने बनाया, राज्य सरकार ने बनाया है। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अभी जैसे आपने देखा कि दिल्ली भाई पूर्ण राज्य का दर्जा मांगने के लिए करती है, उसका क्या मतलब है, क्योंकि ये पुलिस, ये भूमि, पुलिस
और भूमि, ये उनको मिल जाएंगी। एक चीज़ और है, मेरे दिमाग से स्लिप हो रही है, एक पुलिस है और एक भूमि है, ठीक है, और एक लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, अपने कानून, ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ उसको मिल जाएंगी तो वो भी एक पूर्ण राज्य बन जाएगा। जो ऐसा नहीं देना चाह रही केंद्र सरकार, उसके पास पुलिस नहीं है, दिल्ली पुलिस का दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आती है, केजरीवाल के अंदर थोड़ा ना आती है। न वहाँ का ये लॉ एंड ऑर्डर है, जो वहाँ के नियम कानून है, ठीक है, न वहाँ की उसके पास भूमि है। अगर ये उसके अंडर आ जाएंगे तो वो भी एक राज्य बन जाएगा यूपी की तरह, जो यूपी में अपनी ये सारी चीज़ें हैं। तो ये दिल्ली के पास ये दर्जा नहीं है। अगर जिस दिन दर्जा मिल जाएगा तो केंद्र शासित प्रदेश ना होकर वो हम एक पूर्ण राज्य का दर्जा उसे मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट की, जो बहुत ही जरूरी है और महत्वपूर्ण भी है। राज्य और केंद्र के लेवल पर तक तो हमने देख लिया कौन किस पे कानून बनाएगा, क्या है। ये जो चीज़ें थी हमने जो एग्जाम से बनती हैं वो हमने यहीं से बना दी हैं, कि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ये सब्जेक्ट जो है कौन सी समवर्ती सूची से है या राज्य सूची से है या केंद्र सूची से है, ये सब क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। इसके पास जो है हमारे समवर्ती सूची में जो विषय हैं वो हमारे 52 हैं। 52 विषय ऐसे हैं हमारे पास समवर्ती सूची में, जिन पर समवर्ती सूची पहले से देखिए होती क्या है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं या कुछ ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पर ना तो राज्य को ही शक्ति है पूर्ण रूप से और ना ही इसके पास है केंद्र सरकार के पास। इसके पास ऐसे ऐसे 52 सब्जेक्ट हैं। इसका मतलब ये है 52 प्रावधान ऐसे हैं, जैसे पहला वन, दूसरा वन्यजीव, बिजली, कृषि, ये चीज़ें ऐसी हैं 52 में से मैंने अभी 4 ही लिखी हैं। तो टोटल ऐसी 52 सब्जेक्ट हैं जिन पर केंद्र भी और राज्य भी दोनों बैठकर वो नियम कानून बनाएंगे। जो निर्णय निकलेगा वो लागू होगा, ठीक है। वो सबको मानना होगा, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार, क्योंकि उनकी सहमति से ही ये हमारे निर्णय लिए गए हैं। तो ये हमारे ऐसे ऐसे 52 विषय हैं, ठीक है। वन्यजीव और एक हमारी जो है शिक्षा इसमें रह गई है, शिक्षा और ट्रेड। 5वां हमारी शिक्षा है और एक हमारा ट्रेड मतलब व्यापार। इनकी बात करते हैं। जैसे सबसे पहले हम कृषि की बात करते हैं। देखिए कृषि की बात हम करते हैं कि कृषि एक ऐसा विषय है, सॉरी कृषि मैंने गलत, कृषि तो उसमें था ना हमारा, कृषि हमारा उसमें था, क्या बोलते हैं, सॉरी कृषि नहीं है इसमें, कृषि हमारा राज्य सरकार का था, सॉरी। जैसे हम बात करते हैं शिक्षा की, आपके राज्य में, आपके जिले में देखना, एक तो केंद्रीय विद्यालय होंगे, एक राजकीय विद्यालय भी होंगे, राजकीय स्कूल भी होंगे। केंद्रीय विद्यालय कौन से होते हैं? केंद्रीय विद्यालय वो होते हैं जिन पर कहीं ना कहीं जो नियम हैं या कानून है वो केंद्र के चलते हैं या केंद्र के द्वारा बनाए गए हैं, वो केंद्रीय विद्यालय हैं। क्योंकि जो हमारा ये विषय है शिक्षा का, ये हमारा समवर्ती सूची में आता है। इसका मतलब इसमें सरकार, केंद्र सरकार का भी हाथ होगा और राज्य सरकार का भी हाथ होगा। इसलिए यहाँ पे दोनों के कॉलेज हैं, केंद्र विद्यालय भी हैं और राज्य के विद्यालय भी हैं। ये बात आपने सोची है? ये इसलिए है क्योंकि जो शिक्षा विषय है ये हमारा समवर्ती सूची का है, इसलिए हमारे एक ज़िले में या एक कस्बे में ये दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर ये राज्य का होता ना तो यहाँ पे केंद्र विद्यालय नहीं मिलते देखने के लिए, वो सिर्फ दिल्ली मिलते, ठीक है। और अगर ये केंद्र का विषय होता तो यहाँ सिर्फ सारे ही केंद्र विद्यालय हुआ करते, एक भी राज्य के विद्यालय नहीं होता, राज्य के इंटर कॉलेज नहीं होता, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जैसे ट्रेड की, व्यापार की। अभी आपने देखा कुछ समय पहले, ये आप दोबारा भी हुआ था, ये कृषि वाला, कृषि पर
खूब बहस हुई थी, क्योंकि विषय तो ये हमारा राज्य का है। तो फिर इस पर कानून हमारे केंद्र ने क्यों बना दिया? केंद्र ने इसलिए इस पर कानून बना दिया क्योंकि जो कृषि विषय इन्होंने जो हमारा हाईलाइट किया था वो हमारा कृषि, खेती बाड़ी को ना लेकर, भूमि को ना लेकर, ये हमारा जो लिया था ये हमारा ट्रेड के हिसाब से लिया था कि हमारा व्यापार का एक तरीका है, यह हमारा व्यापार का एक साधन है। और ट्रेड किसके पास है? ट्रेड तो कॉन्करेंट लिस्ट में है, मतलब उस पर कानून राज्य सरकार बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। तो इस पर कानून जो है केंद्र सरकार बना के भाग गई। अब राज्य सरकार इस पे जो है अपोज कर रही है, क्योंकि विषय कृषि तो राज्य का है, ठीक है, लेकिन कानून बनाया था, उसका बेस था, वो था हमारा ट्रेड मतलब व्यापार। उन्होंने बताया कि कृषि करना या खेती बाड़ी करना ये एक व्यापार है, और ट्रेड जो विषय है वो हमारा कॉन्करेंट लिस्ट का है, मतलब वो हमारा समवर्ती सूची का है, मतलब उस पर अधिकार दोनों सरकारों का है। तो उस पर जो हमारा राज्य सरकार, वो केंद्र सरकार है, वो कानून बना गया। जो तीनों कृषि जो कानून थे वो जो हमारे इम्प्लीमेंट हुए थे, मतलब इम्प्लीमेंट तो नहीं हो पाए, लेकिन जो बने थे वो हमारे केंद्र सरकार ने बनाए थे, केंद्र सरकार ने पेश किए थे ना। तो ये चीज़ें थी हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ये है कि केंद्र और राज्य दोनों की सहमति से कोई कानून बनता है, तो वो ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, और बाकी के जो हमारे बचे हुए चीज़ें हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। आपने रटने के लिए तो मैंने फिर बताया आपको PDF मिली जाएगी, वरना इस पेज को भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इससे भी काम चल जाएगा आपका। संघीय व्यवस्था, राज्यपाल कार्यकाल, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ, न्यायपालिका ढांचा, आपातकाल प्रबंध और लोक सेवा आयोग, ये तीनों चीज़ें। लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला, आपको चीज़ें डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि इंटरेस्टेड चीज़ें हैं तो आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही जुड़े रहिए और लाइक करते रहो यार। और कोई कमेंट हो तो आप कमेंट कर देगा ना, कोई ऐसा डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो, साथ के साथ मैं कोशिश करता हूँ उसका साथ के साथ आंसर दे पाऊँ, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।